हेलो एवरीवन। आज हम रिवीजन 2 का लेक्चर 2 करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे अपने इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशंस। पिछली वीडियो तक हमने डेटा टाइप्स का ओवरव्यू तक देख लिया था और अब हम इसके आगे करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं और वो आते हैं MCQ टाइप्स में। ठीक है, तो फिर इसका सबसे पहले हम प्रेसिडेंस ऑर्डर देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। और आपको क्या लगता है एक्सप्रेशंस मतलब क्या? एक्सप्रेशंस वही ना जिसमें ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो ऑपरेटर्स क्या क्या थे? वही प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, है ना। तो ऐसे करके होते हैं। एक तो ऑपरेटर्स का भी होता है और एक लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ ऑर्डर उसका कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने ऑर्डर के हिसाब से नहीं किया तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस ऑर्डर सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये तो हम बोर्ड मास में भी करते हैं ना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा पावर। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर दी है तो सबसे पहले हमें पावर सॉल्व करनी है। पावर का सिंबल 2 बार स्टार। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन। ये सब एक ही ऑर्डर में होते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना होता है वो क्वेश्चन के थ्रू आपको और बेटर समझ में आएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, प्लस और माइनस। उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद हमारे लॉजिकल वाले आते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एक ऐसे करके भी होता है। तो ये हमारे कॉमन है। वैसे तो बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी वो टेबल दी गई है, लेकिन ये जो होते हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे जनरली एक्सप्रेशंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है? ये सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद पावर, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर ये वाला। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ इसमें कि हमेशा जो पावर्स का मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन सिंपल सिर्फ पावर वाली दी थी, जैसे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन भी देखा था ना। तो जैसे कि 3 स्टार 2 स्टार और यहाँ पर मान लीजिए 1, 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 1। तो इसे सॉल्व करने का कैसे सॉल्व करना होता है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। और कैसे लिखते हैं? 3 की पावर 2 की पावर 1। तो इसको कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर नहीं, 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा। फिर 3 की पावर 2, तो उसका क्या हो गया, यानी 3 स्क्वायर, तो 9 आ गया। ठीक है, 3 3 से 9। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 9। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब रही बात, मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, अब ये एक ही लेवल पे है। तो हमें कैसे पता होगा हमें कैसे सॉल्व करना है? कोई भी इक्वेशन दिए, क्या हमें इसको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब सेम लेवल पे है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उसको इसी डायरेक्शन में सॉल्व करते जाओ, रुकना नहीं है, इसी डायरेक्शन में करो। फिर वो चाहे मॉडुलस से स्टार्ट हो रहा हो पहले, या फिर उसमें फिर डिवाइड दिया हो फिर स्टार दिया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सेम लेवल पे होते हैं और हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर देख के नहीं, मतलब कि ये मत समझिएगा कि पहले मल्टीप्लाई है फिर डिवाइड, ऐसा नहीं है। सभी सेम लेवल में, इसमें भी सेम ऐसा ही है। तो इसको बेटर समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे होते हैं। वैसे तो मैंने आपको इसका बहुत अच्छे से समझा ही दिया था। अगर इसमें अभी भी आपको डाउट है तो वाली वीडियो देख लीजिए दोबारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, किसमें क्या आता है?
रिमाइंडर इंटीजर वैल्यू आती है, डेसिमल के बाद वाली चीज़ें नहीं लेते हैं, इसमें डेसिमल भी इंक्लूडेड होता है और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो डिवीजन है ना, एक और चीज़ नोट करिए। मान लीजिए यहाँ लिखा होता है 6 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है? ऑफकोर्स हो जाता है पूरा पूरा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, लेकिन इसे लिखते कैसे? मैंने अभी कहा डिवीजन में हमेशा पॉइंट लगता है, डेसिमल लगता है, तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा हमारा 2.0। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो यहाँ पर अगर डिवीजन का साइन है तो पॉइंट में आएगा। अगर ये ऐसे दिया होता तो क्या आता? अभी मैंने बताया था सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेते हैं, सिर्फ इसका आंसर 2 आता, फिर तब इसका आंसर 2 आता। तो हमें ना बड़ी सी एक्सप्रेशन दी होगी, हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, तो ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो दिया होता ये, तो इसका नॉर्मल आंसर 18 हो जाता फिर, ठीक है। ये तो जनरल था। इसमें एक और चीज़ भी होती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये है, तब इसका आंसर क्या होता? तब 18.2 होता, ठीक है, वो 18.0 होता। अब एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या चीज़? यहाँ ही कहीं लिख देते हैं, और यानी कि क्या होता है? प्लस, ठीक है। और का मतलब प्लस होता है, ऐसे लिख लीजिए, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्रेशन में ना ये सब चीज़ें भी यूज़ होती हैं, और एंड का भी यूज़ होता है, और ये वाली चीज़ लॉजिकल वाली भी, ठीक है। तो ये सब होती हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया होता, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है उसमें कोई ऐसा खास वो नहीं आ रहा है, ये दोनों तो अलग होते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, तब आपको अपनी गलती भी पता चलेगी, और अगर आपने सही किया तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि आपने पॉज करके ट्राई ज़रूर किया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो इसको यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो 5 से 25 होता है। 0.0 लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताया था डिवाइड में हमेशा डेसिमल आता है। यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था तो डेसिमल आएगा। यहाँ पर लिखा था और 2.0, और का मतलब अभी क्या बताया? एडिशन होता है, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 7.0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कि इसी के आगे मैंने दे दिया होता, मतलब कि इसी क्वेश्चन में 25 ऐसे दे दिया होता, तो इसको कैसे सॉल्व करते? इतने का तो आंसर हमने अभी निकाल ही लिया था, इसके आगे सॉल्व करना है अभी। थोड़ा रुकिए और थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, आप अगर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो पहले इसको सॉल्व करिए फिर इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.0 आएगा। 0.0 लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फिर इन दोनों को प्लस कर लीजिए, फिर आपका आंसर 9.2 आ जाएगा, वो 9.0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक, मैं हमेशा बता देना चाहती हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा। डिवाइड में हमेशा 0.0 लगता है, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से डेसिमल लगते हैं, के बाद डिजिट्स लगेंगे, और प्रीसीडेंस ऑर्डर का ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप धीरे धीरे ना इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो अभी से समझ के चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, आराम से सॉल्व करेंगे, क्या चिंता है। ऐसे कर रही क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्डर का वो नहीं है झंझट। सबसे पहले चेक कर लीजिए कोई ऑर्डर का तो नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। तो हम नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। फर्स्ट ये सॉल्व करिए, पार्ट्स में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको कंप्लीट एकदम से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करिए, क्या 5 लेस देन 10 है? इसका आंसर किस में आएगा? बूलियन में आएगा। बूलियन क्या? ट्रू और फॉल्स, है ना। तो इसका बताइए, क्या 5 छोटा होता है 10 से? ऑफ कोर्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है। एंड लिख लीजिए, ये सब आ गया। मान लीजिए यहाँ एंड है, एंड लिख दिया। अब ये कह रहा है जो 10 है वो लेस देन 5 है, क्या ये बात सही है? नहीं, 10 तो ग्रेटर होता है 5 से, तो ये फॉल्स हो गया। और लिखा था और लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, क्या 3 लेस देन 18 है? बिल्कुल सही है ना, ट्रू होगा। आगे लिखा है एंड नॉट, क्या 8 लेस देन 18 होता है? बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ लिखा है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? ये सही नहीं है, इसका मतलब क्या? ये गलत है, तो यानी कि यहाँ क्या आएगा? फॉल्स। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं फॉल्स। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था इसे, तो मुझे उम्मीद है आपने वो देखी होगी। तो आप इसको बताइए, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि 1 एंड 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स यू 0। तो 0 क्या है यहाँ पर? फॉल्स। तो इतने का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। अभी भी स्टेप में सॉल्व करना है, कंप्लीट आप सॉल्व नहीं कर सकते, अभी भी फॉल्स हो गया। अब फॉल्स और ट्रू, यानी कि क्या? और यहाँ पर प्लस का साइन बताता है, ठीक है। तो 0 और 1, यानी कि 0 + 1 1, तो क्या आएगा इसका आंसर? ये तो मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया, यहाँ पर लिख लीजिए। इतने का आंसर क्या आएगा हमारा? ट्रू, ठीक है। इतने का आंसर हमारा फॉल्स आया था, उसको हमने इतने को सॉल्व किया तो यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा, और यहाँ तक का हमारा आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब बचा है इतना पार्ट, और वो भी हमने एंड फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पर आंसर ये है। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया है इतना सा। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा? 1 एंड 0, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फॉल्स। तो आपको समझ में आया? यहाँ पर नंबर्स दिख रहे थे, आंसर किस में आया? फॉल्स में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फॉल्स। अब हम ना कुछ इसके PYQs देखेंगे, ठीक है। वैसे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हम PYQs पे प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ क्वेश्चंस और दूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम ना कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और ये MCQ में आया हुआ है, ठीक है। MCQ में ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है? x = int, और ये हमारी एक्सप्रेशन गिवन है। तो हमें सबसे पहले प्रेसिडेंस ऑर्डर का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है ना। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आंसर आएगा? 2.0 आएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइए, एक चीज़ को लेके चलिए। तो ये आंसर इसका आएगा हमारा 2.0, ठीक है। और ये क्या लिखा है? 13.25
प्लस ये, ठीक है। अब इसमें बताइए, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या आंसर आएगा, 15.25। ध्यान रखिए क्वेश्चन में और भी कुछ है। अब इंट का मतलब यहाँ क्या है, सिर्फ इंटीजर तक लेना है, उसके बाद डेसिमल के बाद वाली डिजिट नहीं लेनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 होगा सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ इंट दिया है तो मान लीजिए फ्लोट में दिया होता और ऐसे करके लिखा होता, वो बोल रहा था, मतलब क्वेश्चन में हमारा आंसर 15 आया होता, यहाँ इंट की जगह फ्लोट दिया होता, तो आंसर हमारा आता क्या, ऑप्शन मैच करने होते, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए होते, उसमें 15.0 भी दिया होता, 15.2 दिया होता, 15 दिया होता, तो कैसे लिखते। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होता है, 15.0। फ्लोट का मतलब डेसिमल आता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमारे PYQ है, तो ये 2023 में आया था, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 5 लेस देन 10 एंड 12 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए, और आप पहले ना सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट भी कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या किया था, उसके बाद आपको सही आंसर आपका आया कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसका आंसर किस चीज़ में आएगा, ये बूलियन है, ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स में आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 लेस देन 10 ट्रू है, एंड लिख लिया एज इट इज। क्या 12 ग्रेटर देन 7 है, ट्रू है, और नॉट लिख लीजिए। 7 ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू है ना। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ट्रू, फॉल्स, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं फॉल्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा, इतने का ट्रू आ गया, और फॉल्स हमने एज इट इज लिखा। अब ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा, ट्रू आएगा। वाली अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। ये आपका 2023 का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आया था, मैंने कहा ना 2 क्वेश्चन आते हैं एक ही पेपर में इससे रिलेटेड, तो ये वो क्या है दूसरा क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन पेपर में आया था 2023 का ही। तो इसमें आपको प्रेसिडेंस ऑर्डर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई काम तो है नहीं यहाँ, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये सब एक ही लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो जब ये एक ही लेवल पे आते हैं तो हम इस डायरेक्शन में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ये चीज़ सॉल्व नहीं करनी है, पहले हमें ये चीज़ सॉल्व करनी है, क्योंकि एडिशन तो बाद में आता है ना, पहले इसका ऑर्डर है, ये ऊपर है, तो हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना, उसके बाद ये भी सॉल्व कर लेना, फिर बचेगा आपका प्लस और माइनस, फिर इस डायरेक्शन में प्लस माइनस से सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए। तो इसको सॉल्व कर लेते पहले,
इतने को, तो क्या आएगा आंसर 15। ठीक है, फिर जब आपका आंसर आ जाए तो सारी चीज़ें लिख लिया करिए। अब क्या सॉल्व करना है ये और ये, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5.0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर की वैल्यू रखनी होती है। 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आता है, मतलब कि कितना वो आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। ठीक है, अब इसको नॉर्मली ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 9 हो गया, 9.0 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 8.0। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शंस गिवन थे इसमें, जो ये ऑप्शन जहाँ 8.0 होगा उसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये अब आपको काफ़ी समझ में आने लगा होगा। अभी और क्वेश्चंस भी हैं, वो भी कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, ये आया था 2024, इसी साल आया था ये। ठीक है, ये मेरे पास पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये गिवन है, यही आया था क्वेश्चन। इसके आगे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। इसमें भी आपको प्रायोरिटी ऑर्डर का ध्यान रखना है। वैसे तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम ऑर्डर में आते हैं और माइनस उससे नीचे आता है, तो सबसे पहले इतना तो आप एज इट इज सॉल्व करेंगे इसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये नहीं देखना है कि पहले क्या आ रहा है। तो 16 और 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख लिया करिए और आपको पता होना चाहिए आपने इतने को ये सॉल्व किया है। आप क्या सॉल्व करेंगे, अब पहले ये सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, इसका आंसर आया ये, और हमेशा पॉइंट में आएगा क्योंकि डिवाइड है। तो अब इसको मल्टीप्लाई 2 और एज इट इज सब कुछ लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40.0। इतने को सॉल्व कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.0 माइनस 8, क्या इसका आंसर 0.0 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, और आ भी सकता है। और इसका ऑप्शन यहाँ पर सी है। ठीक है, यहाँ पर 0.0 दिया हुआ है, तो आप घबराइए मत कि आपका आंसर 0.0 आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं है। नहीं, ऑप्शन में गिवन है तो सही है। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, कहीं पर भी गड़बड़ी करेंगे, आप करेंगे कि इसको सॉल्व कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए एक डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया। तो ये मैंने इस साल का भी क्वेश्चन आपको करवा दिया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने कंडीशनल स्टेटमेंट से क्या मतलब है, इसमें इफ़ और एलएफ वाला पढ़ते हैं ना 11th में, तो वही है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि इफ़ एल्स एक ही वाला होता है। एक आपने ये भी देखा होगा, एक होता है इफ़, फिर इफ़ लगा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके फिर एल्स, फिर एक होता है इफ़ एलिफ, फिर कई बार एलिफ भी लगा सकते हैं, और एल्स। तो इन सब में अंतर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कब इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि कब इसकी ज़रूरत पड़ती है,
जब आप आउटपुट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर अगर ये होगा तो अलग तरह से आप आउटपुट निकालेंगे, ऐसे होगा तो अलग तरह से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या कर रहा है। तो यहाँ तो ये सिंपल है। कैसे सिंपल है? इफ़ अगर कोई भी कंडीशन दी है उसमें अगर वो चेक करता है, अगर सही आ रही है तो ठीक है, वो आगे का काम कर देगा, उसी एक लूप बन जाएगा ना, इसमें ब्लॉक बन जाएगा इसका इफ़ का, कि मान लीजिए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 6 तो कर दो प्रिंट कर दो हाई, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, एल्स प्रिंट कर दो बाय। एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ए हमें से पूछा होता, मान लीजिए यूज़र इनपुट कर रहा है कि ए कुछ भी आप नंबर डालिए, मैंने नंबर डाल दिया मान लीजिए 5, ठीक है। अब यहाँ पर वो चेक करेगा क्या 5 इज़ ग्रेटर देन 6, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ ये जाएगा ही नहीं, कहाँ गया, इधर गया, क्या एग्जीक्यूट करेगा, बाय, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बाय आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डाल देती 8, तो क्या 8 ग्रेटर देन 6 है, ट्रू, तो ये वाली कंडीशन अब क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। अब क्या वो करता, एल्स में तो जाता ही नहीं, यहाँ चला जाता, आंसर आ जाता हाई, ठीक है। तो हाँ, आपने इफ़ एल्स समझ लिया, ठीक है, आसान था ये। अब इसकी बात कर लेते हैं, इफ़ और इसके दोनों में पहले कंपैरिजन कर लेते हैं, आखिर होता क्या है, फिर एग्जांपल से भी समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, कई बार इफ़ लिखने के बाद, मतलब कि मान लीजिए यहाँ लिखा है इफ़, फिर कोई स्टेटमेंट, फिर इफ़, फिर कोई स्टेटमेंट, फिर इफ़, फिर कोई स्टेटमेंट, और फिर लिखा है एल्स, ठीक है। अब कंडीशन दी गई है यहाँ पर सब में, ठीक है। तो पहली कंडीशन वो यहाँ चेक करेगा, ट्रू आ रही है तो ये इसके अंदर जो भी उसने काम बोला होगा वो कर देगा, ठीक है, ट्रू आ गई। अब वो इस वाले यहाँ पर इफ़ लिखा है तो ये फिर इसमें भी जाएगा, मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी वो काम, लेकिन फिर भी वो इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ पर इफ़ है, तो फिर वो इसमें भी चेक करेगा, अगर इसमें ट्रू आई तो ठीक है, नहीं आई तो गलत हो जाएगा, फिर इसमें नहीं होगा, फिर इसमें चला जाएगा, इसमें भी चेक करेगा वो। मतलब कि इसका क्या समझे आप, अगर इफ़ दिया है तो वो सब में कंडीशन चेक करता है, ठीक है, सब में कंडीशन चेक करेगा, सब में कंडीशन चेक करेगा, अगर नहीं हुई तो फिर आएगा एल्स, ठीक है। तो ये सब में चेक करता है। और जो एलिफ वाला होता है, मान लीजिए इफ दिया है, फिर एलिफ, फिर एलिफ, और फिर मान लीजिए एल्स, ठीक है, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पर, और फिर उसमें कुछ दिया है ऐसे ऐसे करके। अब इसमें क्या होगा, इसमें चेक करेगा, ट्रू हो गई तो ख़त्म काम, यहीं पर वो जो भी काम बोलेगा वो कर देगा। अगर यहाँ पर सही नहीं आया, मतलब कि रॉन्ग हो गया कंडीशन, तो फिर वो इसमें जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हैं आप, इसमें वो सब में चेक करता है, इसमें जिसमें सही होगा वो चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, सब में चेक नहीं करेगा। यहाँ सही होगी तो इसके आगे वो जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। फिर अगर सब में मान लीजिए नहीं, तब एल्स में चला जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा काफ़ी। ये कहाँ यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, या ये यूज़ होता है जब आप आउटपुट के क्वेश्चंस निकालते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कब क्या चीज़ लग रही है। तो ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए। अब इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आपने देखा होगा लूपिंग भी होती है, फॉर लूप, है ना। तो उसमें क्या बात करेंगे हम, रेंज, उसमें कैसे लिखा जाता है, रेंज आता है उसमें, है ना। तो रेंज के अंदर ब्रैकेट में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये सब बेसिक सा ही है, तो ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही समझ लेते हैं। तो ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये क्या होता है, रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू गिवन हो तो उसको कैसे हम इंटरप्रेटेट कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये तो पूरा कंप्लीट एक्चुअल में इसका सिंटेक्स ऐसा होता है। तो मान लीजिए दिया हो रेंज, ये फॉर लूप में जब लगता है तब यूज़ होता है। वैसे तो रेंज आप रैंडम में भी देखने वाले हैं अभी, तो वो तो आगे हम पढ़ेंगे तब भी बता दूंगी। 8, तो इसका क्या आएगा आंसर, काफ़ी आसान सा है, आप 11th में पढ़ चुके सब। तो इसका
अगर हम रेंज 8 चलाएंगे तो क्या क्या आएगा, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते, पूरा लिख लेते हैं, फॉर आई इन, और फिर ये इसके ऊपर है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 8, ये प्रिंट आई ऐसे करके लिखा है मान लीजिए। तो प्रिंट आई में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, नहीं आएगा, इसमें एक कम आता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया इतना, अगर इतना दिया होता तो। अब बात कर लेते हैं दो चीज़ें गिवन होती तो अगर सिंगल डिजिट नंबर कुछ भी लिखा है तो उससे एक कम ही वैल्यू वो लेता है, और वो सारी आती हैं 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मान लीजिए लिखा होता है रेंज 1, 10, ऐसे करके लिखा होता है, वही स्टेटमेंट है, मान लीजिए फॉर आई इन रेंज 1, 10 प्रिंट आई, तो उसके आंसर क्या क्या आते हैं, तो आपको पता ही है क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 इंक्लूड नहीं होता, एक कम चलता है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। यहाँ मान लीजिए 11 दिया होता तो 10 तक आ जाता, 50 दिया होता तो 49 तक आ जाता, तो आप ये बात भी समझ गए। अब स्टेप वाला देख लेते हैं, 1, 10 स्टेप में मान लीजिए 2, तो ये 2 क्या बताता है यहाँ पर कि कितने स्टेप बाद वो चीज़ हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट लिखा होता है फॉर आई इन रेंज 1, 10, 2, तो ये हमारा स्टेप है। तो इसमें कैसे हमारे आउटपुट कैसे आते हैं, तो ये आते हैं 1, उसके बाद 3 आता है, तो इसको देखते कैसे और समझना कैसे इसे, तो मान लीजिए 1 से 10 तक इतना सोचिए, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगा। स्टेप का मतलब 2 स्टेप के बाद, तो सबसे पहले ये आएगा, ये तो हमने लिख दिया, 2 स्टेप के बाद यानी कि 1 2, तो 2 यानी कि जो 2 है वो वाला हमें लेना है, वो हमने ले लिया, ये ले लिया, फिर 1 2, ये मैं उससे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ ना आपको फिर से आउटपुट में पूछी जाती है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और वो सीधे आपसे आउटपुट में पूछ सकते हैं, उसमें वो बोल देगा हाँ 4 दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है, कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी छोड़नी है, कितने बाद वाली लेनी है, तो ये ध्यान में रखिए, आपको पहली वाली लेनी है। फिर उसके बाद जितना भी दिया है 1 2 दिया है तो वो वाली वैल्यू लेनी है, ऐसा नहीं 2 छोड़ के वो वाली लेना है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ ये चीज़ भी। तो ये हो गया, और फिर आप समझ रहे होंगे 1 2 ये वाला हो जाएगा, 1 2 ये वाला हो जाएगा, उसके आगे तो हो जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा 1 3 5 7 9 ये आएगा। तो आपको स्टार्ट स्टॉप स्टेप भी समझ में आ गया होगा। यहाँ 3 दिया होता तो ये पहला लेता 1 आता, दूसरा फिर क्या लेता, ये वाली वैल्यू लेता, फिर हमारा 4 आता, फिर कौन सी लेता, 4 के बाद 1 2 3 वाली लेता, 7 आता, फिर 1 2 3 10 तो लेना ही नहीं है क्योंकि एक कम लेता है तो 10 नहीं आता, बस आता 1 4 7, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक्सप्रेशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और फॉर लूप वाली चीज़ें यानी कि रेंज कैसे निकालते हैं, स्टार्ट स्टॉप स्टेप वाली, ये सब हमने देख लिया। इस वाले रिवीजन 2 और पार्ट 1 में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और मैं आपसे कहूँगी ये वाली चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।